नमस्कार दोस्तों। इस चैनल में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, परंतु यह वीडियो सभी तरह की एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसे आप स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग एग्ज़ाम्स आदि के एमसीक्यूज़ में भी सॉल्व करने में लगा सकते हैं। इससे पहले इस चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ को भी। इन्हें पूरा देखने के बाद आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करने पर अलग ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। एमसीक्यूज़ सॉल्व करना आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चन नंबर 6th to 10th को डिस्कस किया गया। तो आपके सामने है ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6th पर। यहाँ दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और नीचे में क्या दिया हुआ है कि हमको ये बताना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब आपको करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने के बाद अब आपका दिमाग इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि हाँ, आपको करेक्ट चीज़ें सोचना है। जो भी पॉइंट्स में इन्होंने दे रखा है, तो जो पॉइंट नंबर 1 दिया है, क्या दिया है? इंडिया हैज़ ज्वाइंट द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। देखो, अब मेन एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हुआ था ना, वो बताता हूँ। मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि इंडिया ऐसा किया है कि नहीं, ठीक है। तो इस बारे में मैं कंफ्यूज था, तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लिख दिया इसके आगे कि पता नहीं क्या है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा है, इंडिया इज़ ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। देखो, जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, इस स्टेटमेंट में आपको कुछ तो अजीब सा लगेगा। अजीब सा ये है कि भारत रिसोर्स रिच है। पहली बात तो हम नॉर्मल जो मिनरल्स हैं, जैसे उन पे भी हम ढंग से रिसोर्स रिच नहीं है। हम इतना सारा कोयला और तेल गैस, इतना कुछ कुछ मिनरल्स मंगाते रहते हैं, तो फिर भारत क्रिटिकल मिनरल्स पे कैसे रिसोर्स रिच हो सकता है? पहली बात तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। ये मिनरल्स ही वो होते हैं जो भारत में नहीं मिल रहे, इसलिए हमने उसको क्रिटिकल मिनरल घोषित किया हुआ है। तो ऑब्वियसली भारत इसमें रिसोर्स रिच तो हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? गलत। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप सेकंड को एलिमिनेट करते हो ना, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ ही जाता है। ए एलिमिनेट होता है, बी एलिमिनेट होता है, डी एलिमिनेट होता है, आपके पास आंसर आ गया सी। लेकिन हम तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं ना, बिना पढ़े अटेम्प्ट मत करना। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द कुछ कुछ एक्ट एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट। देखो, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आया होगा कि शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। आपको इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है, उसमें आपको 100% श्योरिटी हो गई कि हाँ, ये आपका नहीं होगा। तो आपने उसको एलिमिनेट करके आंसर ले आया है सी, और आप उसी के साथ जाइएगा। ठीक, तो और इसका जो राइट आंसर यूपीएससी ने लिया है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही है कि पहला और तीसरा सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर था। अब यहीं पर मैं एक और चीज़ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जब आप इसको पढ़िए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यहाँ पर एम, एस और पी, ये तीनों क्या हैं? फर्स्ट लेटर आपके कैपिटल में, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब आप इसको सेम चीज़ हिंदी में पढ़ो। यहाँ जब आप पढ़ोगे तो यहाँ आपको मिलेगा खनिज सुरक्षा भागीदारी। अब देखो, वहाँ पर एम एस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप अलग से दिख जा रहा था और हिंदी में ये चीज़ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट तो नुकसान करता है। ठीक, बस यही चीज़ बता रहा था। अब हम वापस इसमें आते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो यूएसए का है और 2023 में भारत इसमें जुड़ता है। ठीक है, आप इतनी जानकारी और याद रखिएगा। और आप लोगों को एक ये चीज़ रहेगा कि जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन सब का आप लिस्ट बना के रख लीजिए। क्या पता यूपीएससी उनका नाम दे दे और फिर 7-8 नाम दे दे, बोलेगा इनमें से कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल हैं करके, आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है ना। तो आप इसके लिए रेडी रहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, जो भी है, मतलब आपको करेक्ट बताना है स्टेटमेंट के बारे में। और यहाँ देखो, अब ये जो पहले आप मतलब स्टेटमेंट दिए हैं तीन ना, स्टेटमेंट 1 2 3, और जो आप जब इसका ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि इस टाइप का आपने पहले भी कुछ ऑप्शन देखा हुआ है। जैसे आप ये देखते थे कि दो स्टेटमेंट देता था और फिर ये बताता था कि पहला स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन बताता था कि मतलब स्टेटमेंट पहला सही है दूसरा गलत है, और चौथा बताता था कि पहला गलत है दूसरा सही है। इस तरह से पहले यूपीएससी या अन्य एग्जाम में आपको इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलते थे। यहाँ यूपीएससी ने नया चीज़ क्या शुरू किया है, उन्होंने दो की जगह तीन स्टेटमेंट देने लगे, और तीन स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोलने लगा कि दूसरा और तीसरा मिलकर पहले को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए कि 2026 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और अन्य एग्जाम पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। जब मैं इसको एग्ज़ाम में बना रहा था ना, ये मेरे जो मतलब सेट में ये लास्ट लास्ट में था ये सब क्वेश्चन। तो उस टाइम पे मेरे पास समय की कमी थी और मैं उतने अच्छे से ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कि आप भी जब एग्ज़ाम दे तो आपके साथ भी लास्ट के क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ें आए कि आपका दिमाग उतना मतलब अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ उसको यूज़ ना करे। तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए। अब मुझे याद नहीं है कि मैं सही किया था कि गलत किया, लेकिन चलिए अभी देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 1 पढ़ के हमको ये पता चला कि जो बॉन्ड होल्डर्स है कंसिडर्ड एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, जो बॉन्ड दे रहे हैं। स्टॉक होल्डर्स क्या हैं, जो जिन्होंने स्टॉक वगैरह आपका खरीद रखा है या शेयर खरीद रखा है कोई कंपनी में, है ना। तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो एक फिक्स्ड रिटर्न्स पाते हैं, इतना आप जानते हो, बस इतने बेसिक जानकारी है। स्टॉक होल्डर्स क्या रहेगा, ये शेयर खरीदे मतलब ये ओनरशिप रखें तो इनको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो अब आप खुद ही सोचो ज़्यादा रिस्क किसको है, जिसको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है उसको आपका कम रिस्क है ना, और जो जिसको प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयरस स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। तो यही चीज़ अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, इन्होंने बस उनको लोन दिया है, लेंडर से मतलब लोन दिया है, कुछ पैसा दिए हैं। जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हो तो आप गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो, लेंडर बन रहे हो ना आप। और हमेशा याद रखना, आप ओनर नहीं बनोगे गवर्नमेंट का, आप हमेशा लेंडर ही बन पाओगे, ठीक। हाँ, आप किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद सकते हो, किसी गवर्नमेंट की जो पीएसयू है उन सब के आप स्टॉक होल्डर्स बन सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेंडर ही बने रहोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही आप खरीद पाओगे, ठीक। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ये आपका सही है जो हमने पहले अभी डिस्कस किया। फिर स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। अब आप ये सोचो, आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको फिक्स्ड इनकम मिलनी है, उनको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलने हैं, तो ऑब्वियसली उनको आप पहले प्रायोरिटी दोगे ना। और जो दूसरे ग्रुप हैं जैसे स्टॉक होल्डर्स, वो क्या है, वो तो प्रॉफिट या लॉस दोनों सह सकते हैं, तो उनके इसमें चल जाएगा कि आप उनको लॉस भी करा दो, इट्स ओके। लेकिन बॉन्ड होल्डर्स को जितना पैसा आपने रिपेमेंट करने के लिए कहा है उतना तो आपको करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटाइज करना होगा उनको स्टॉक होल्डर्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। लेकिन अब आप जैसे ऑप्शंस पढ़ोगे ए बी सी डी, तो आप उसमें ये भी बोला है कि क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देख लो भाई कि स्टेटमेंट 2 भी एक्सप्लेन कर रहा है, इस पे स्टेटमेंट 3 भी एक्सप्लेन कर रहा है। दो को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तीन को, स्टेटमेंट 3 को डिस्कस करते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्योंकि इनकी प्रायोरिटाइज होंगे बॉन्ड होल्डर्स, तो इसलिए वो क्या रहेंगे, आपके रिलेटिवली एट लोअर रिस्क रहेंगे, है ना, ठीक है। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो लैंडर्स हैं। तो स्टेटमेंट 2 और 3 मिलकर क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। और इसको सही आंसर लाने के लिए आपको बहुत कहीं से पढ़ना की जरूरत नहीं है, बस आपको जो भी थोड़ा बहुत आप बेसिक जानकारी रखते हो ना, उसके दम पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
यूपीएससी के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बेसिक जानकारी में बन जाते हैं, बस उसको आपको यूटिलाइज करना सीखना है कि आप जो नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, और यही चीज़ हम इन वीडियोस के माध्यम से सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें भी हमको करेक्ट बताना है, ठीक। और क्या बोल रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली थस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। अब इसको एग्जाम हॉल में मैं क्या अटैम्प्ट किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अभी हम देखते हैं कि क्या है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, पहले आपको पढ़ के लगेगा यार कि इसमें तो जनरली हम बोलते हैं कि कुछ अगर एक्सट्रीम कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको एलिमिनेट कर दो, है ना। तो यहाँ आपको वेरी लार्ज पोर्शन, ऑल इक्विटी, ये दो आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिख रहे हैं। तो इससे आपको हो सकता है कि आप ये सोचो कि यार ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो पर हम आगे स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट थ्री भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. तो देखो अगर आपको न्यूज़ पता है कि हाँ भारत 2024 से ही चौथे नंबर पर है, तो ठीक है। अगर नहीं पता इट्स ओके। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के बस इतना तो सोच सकते हो कि ठीक है ये चीज़ हो सकता है, भारत का स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा बड़ा है, और हांगकांग भले ही छोटा देश लग रहा होगा आपको, लेकिन वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंपॉर्टेंट देश है। तो आप सोच सकते हो कि हमने मतलब ऐसा कुछ किए होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड के सही होने के चांसेस हैं। अगर आपको 100% जानकारी नहीं है तब भी आप ये मान के चलो कि 60% इसके सही होने के चांस है, 40% इसके गलत होने के चांस है। ज़्यादा ही तो यही चीज़ लिख देना वहाँ बगल में। फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट और ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। स्टेटमेंट 3 पढ़ के आपको बहुत अजीब सा नहीं लग रहा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए हमारे पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ऐसा कह रहा है। लेकिन आप देखिए आरबीआई की भी और सेबी की भी ऐसी कुछ स्कीम्स होती हैं, अब एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसी स्कीम्स होती हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है। और जो सेबी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी भी रक्षा करना है, उसको उनको बताना है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या रिस्की है क्या है। वो जो म्यूचुअल फंड सही है .com वाले जो ऐड आपने टीवी में देखा होगा, है ना, वो सब स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ही तो है ना वो सब। और उनको ये सब ऐड बनाने के लिए एग्जैक्टली मतलब कहाँ से बोला गया होगा, सेबी की तरफ से बोला गया होगा, ठीक है, कि आप उनको भी रेगुलेट करो, उनको भी भाई डूबने मत दो। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 3 के गलत होने के चांस लगभग 100% है, ठीक है। अब आप जब ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ते हो ना, तो इसमें तो ये पता चलता है कि या तो तीनों सही है या फिर इनमें से कोई भी दो सही है और एक कोई गलत है ना। मतलब एक से ज्यादा गलत तो हो नहीं सकते। हमने बोला था कि स्टेटमेंट 1 एक्सट्रीम लग रहा है, ठीक है, और स्टेटमेंट 3 तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। तो आप दोनों में से कौन ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है, स्टेटमेंट 3, तो आप उसको एलिमिनेट कीजिए। क्यों, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स को बचाना ही तो जिम्मेदारी है। तो स्टेटमेंट 3 को आप एलिमिनेट करते हो तो आपका ऑप्शन बी सी डी तीनों गए, आपके पास आंसर क्या आ गया, ए। और इसका सही आंसर भी क्या है, ए, 1 और 2 ओनली, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है। तो एक्चुअली भारत क्या होता है, लगभग लगभग 80% शेयर रखता है इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का ग्लोबली, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक ग्रेट बूम भी है, और जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्सट्रीम स्टेटमेंट वो सही है, ठीक है। लेकिन अब आप ये भी जान लो कि ये इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स ये सब क्या होते हैं। इक्विटी मतलब आप इसको शेयर वगैरह समझना, है ना। देखो मुझे भी ज़्यादा नहीं है पता, लेकिन हाँ आपको कितना जानकारी रखना है इतना बस, कि इक्विटी का मतलब क्या होगा कि कुछ शेयर वगैरह। ऑप्शन का मतलब होता है जो इन्वेस्टर्स है, जैसे आपने कुछ मान लो 100 रुपए 500 रुपए ऐसा कुछ कुछ लगा रखा है स्टॉक मार्केट में ना, तो आप क्या के पास क्या रहेगा, फ्यूचर में उसको खरीदने का आपके पास, या तो खरीद लो या फिर मत खरीदो, ये ऑप्शन रहेगा आपके पास, इसलिए वो क्या है, ऑप्शन। और एक और वर्ड रहता है जैसे इंडेक्स, तो आप इंडेक्स वर्ड सुनते हो, तो इंडेक्स क्या होता है, जो जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है, इनसे इनके मूवमेंट, इन पे स्टॉक मार्केट कैसा मूव कर रहा है उसके बेसिस पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मूव करता है, तो वो इंडेक्स कहलाता है। मतलब आपका निवेश किसी जो वेल एस्टेब्लिश्ड ये जो है आपका सेंसेक्स और निफ्टी, उनके एवरेज पर वो चलता है, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ वर्ड्स हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये सब चीजें सीखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली, ये दोनों सही हैं और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और क्या बोल रहा है, करेक्ट। और इसमें भी क्या दिया है, 3 स्टेटमेंट है ना, और इसमें भी वही सब दिया हुआ है, ABCD ऑप्शंस में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये सब हमको देखना है। ठीक है, आप इतना समझ गए। ठीक है, आप इस तरह से ही सोचना। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो। अब आप स्टेटमेंट 1 पढ़ो। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है भाई, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कुछ अच्छा सा आपको अगर पता है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो भी आप ये सोचो कि कुछ तो अच्छा सा ही शब्द लग रहा है ना। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेगा। हाँ सही बात है, ये करेगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, वो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो देखो स्टेटमेंट तो तीनों सही है, लेकिन पहले आप ये सोचो कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया है वो आप एंड ऑफ द लाइफ, मतलब जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके एंड ऑफ द लाइफ के बाद आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सको। जैसे मान लो आपने कोई मतलब मोबाइल वगैरह बना हुआ है, वहां से आप अगर रिसाइकलिंग करके कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी का यूज़ हो सकता है। आपने कोई कपड़ा फेंका है, वो कपड़ा रिसाइकल होकर उससे कुछ और अलग कुछ चीज़ें बन पा रही, तो वो सब क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो इनसे सर्कुलर इकोनॉमी में दो चीज़ें यही होती हैं कि एक तो आपका रॉ मटेरियल जो होता है वो उनका यूज़, क्योंकि आपने एंड ऑफ द लाइफ के बाद कुछ रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आप दोबारा से इसको यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल एज इनपुट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड तो सही है। दूसरा, आप ये सोचो इस पूरे प्रोसेस में आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि वेस्टेज क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इसमें कम हो रहा है, तो आपका स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब आप ये सोचो, अगर आप रॉ मटेरियल कम यूज कर रहे हो, वेस्ट भी कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन क्या होगा, कम होगा। ठीक। और देखो, अगर जिसको ये समझ नहीं आ रहा हो ना कि वेस्टेज के कारण कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, तो आप ये सोचो बचपन में आपने कभी स्कूल कॉलेज के टाइम पे ऐसा कचरा वगैरह इकट्ठा किया होगा, या कहीं देखा भी होगा कि कचरा इकट्ठा किया उसको जला दिए, वो वेस्टेज था, उस वेस्टेज को आपने मान लो जला दिए, तो क्या हुआ, वो ग्रीन हाउस गैस तो एमिट हो रहा था ना। ठीक, तो वहां से बस इतना लॉजिक लगाकर आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। अब देखो ये आपको सही भी है, और जो सेकेंड और थर्ड है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट्स में कि आपको करेक्ट बताना है। 1 2 3 आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो जब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा था, तो पहले तो मुझे ये याद, इसका एग्जांपल याद नहीं आ रहा था कि एसेट रिडक्शन का क्या एग्जांपल है। लेकिन हाँ, जब आप स्टेटमेंट सेकंड पढ़ोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उसका एग्जांपल वहाँ दिया हुआ है। तो कभी कभी यूपीएससी का अगर आप किसी ऑप्शन किसी स्टेटमेंट को आप नहीं सोच पा रहे हो उसके बारे में, तो अगला स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्या पता उससे आपका आंसर आ जाए, है ना। तो रिडक्शन इन द एसेट्स का एग्जांपल हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट में दिया है, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। पहले तो ये समझो कि कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। और देखो, कैपिटल रिसीट्स मतलब वो होते हैं जिसमें लायबिलिटी या एसेट में कुछ तो चेंज आता है, और वो चेंज एक्चुअली में क्या आता है, जो कि या तो लायबिलिटी बन रही है, मतलब आप भविष्य में पैसा वापस करोगे, या फिर आपका जो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, कभी भी कैपिटल रिसीट वर्ड आए ना, आप इस टाइप के जो शब्द आते हैं ना, इनको आप एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे, इनका आप एग्जाम्पल पुट करो। कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल होता है एफडीआई। आप अच्छे से जान रहे हो, एफडीआई है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको आप अच्छे से जान रहे हो। अब आप ये देखो कि एफडीआई, एफडीआई जो है वो आएगा, मान लो किसी बाहर की किसी कंपनी ने भारत में निवेश किया, तो मान लो आज से 10 साल बाद वो जाती है भारत से, तो भारत को वापस करना पड़ेगा वो पैसा, तो हमारे लिए क्या होगा, वो लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह से सोचो। ठीक, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, वो एसेट को रिड्यूस कर सकता है बोल रहा है, तो जैसे ही हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट जैसे पीएसयू बेच देती है, तो यही बोलते हैं ना कि हमारे मतलब एसेट बेच रहे हैं करके, है ना, घर के गहने बेच रहे हैं, इस टाइप का कहते हैं। ठीक, तो कैपिटल रिसीट्स क्या करेगी, स्टेटमेंट 1 सही है कि वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और एसेट को रिड्यूस कर रही है। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बोरोइंग्स भी हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट तो हमने देख लिया, बोरोइंग आप ऐसे समझो कि अगर मान लो किसी विदेशी बाजार में जाकर हमने कुछ पैसा उठाया, या फिर मतलब इवन आरबीआई से भी मान लो सरकार ने पैसा उठाया, तो वापस तो करना पड़ेगा ना, तो बोरिंग भी क्या है, क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, है ना।
तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। अब स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, है ना। तो देखो इंटरेस्ट जो वर्ड होता है ना, ये जो चीज है ब्याज, है ना, तो ये तो आपका हर साल लगता है। मान लो आपने बैंक में भी कोई पैसा लिया होगा आपने, तो आप हर महीना या मतलब हर साल, हर महीना ईएमआई पटा रहे होंगे, जैसा भी है आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो चीज हर साल हो रही ना, वो करंट वाली चीज में आएगा, करंट रिसिप्ट में आएगा, ना कि कैपिटल रिसिप्ट में। ये चीज आपको सोचना है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 क्या है आपका, गलत है, वो कैपिटल रिसिप्ट में है ही नहीं, ठीक। और जब वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है तो वो लायबिलिटी क्रिएट भी नहीं करेगा और ना ही वो एसेट को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, करंट रिसिप्ट है, ना कि कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। स्टेटमेंट 3 आपने इस तरह से गलत हटाया उसको। तो आपने जब 3 को हटाया तो आपके पास बी सी डी हट गए और आपके पास ऑप्शन फिर बचा क्या, ए। तो देखो आपको आज हमने जो क्वेश्चन से डिस्कस किए उसमें एलिमिनेशन करके आपका आंसर आसानी से जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आप सीखो कि हाँ इस तरह से हमको सोचना है, और आपके भी क्वेश्चंस बढ़िया सॉल्व होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।